नमस्कार दोस्तों। विवाह एक पवित्र बंधन भाग 16। रिधिमा अपने कमरे में बहुत अच्छे से तैयार होती है और फिर खुद को आईने में देखकर एक फ्लाइंग किस देती है और कहती है, परफेक्ट, अब लग रही हूँ ना मैं मिसेज कबीर कपूर। इधर कबीर को उसका इंतज़ार करते हुए बहुत समय बीत चुका था। वो मन ही मन बढ़ाते हुए बोला, यह रिधिमा को इतना टाइम क्यों लग रहा है? तैयार तो ऐसे हो रही है जैसे किसी की शादी में जा रहे हो। घर ही तो जाना है, फिर इतना सजने धजने की क्या ज़रूरत है? वो अपने मन में यह सब बड़बड़ा ही रहा था, तभी उसकी नज़र ऊपर से आती हुई रिधिमा पर पड़ती है। रिधिमा को उस रूप में देखकर तो उसके होश फाख्ता हो गए। लाल साड़ी, खुले बाल, माथे पर सजी छोटी सी लाल रंग की बिंदी, हाथों में सजा हुआ लाल चूड़ा, मांग में भरा हुआ उसके नाम का सिंदूर और गले में पहना हुआ मंगलसूत्र, होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक और चेहरे पर बिखरी हुई शर्म की लाली, कुल मिलाकर एक नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही थी, जिसे देखकर कबीर का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो उसे देखते ही कब अपनी जगह से उठ खड़ा हो गया, उसे ये पता भी नहीं चला। वो एक टक उसे देखता रहता है। कबीर की इस हरकत पर राजेश जी और ममता जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इधर रिधिमा की नज़र भी खुद को देखते हुए कबीर पर पड़ती है। जब वह उसे इस तरह खुद में खोया हुआ पाती है तो उसके चेहरे पर शर्म की लाली छा जाती है। वह दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जब काफ़ी देर तक दोनों कोई हरकत नहीं करते, तब राजेश जी और ममता जी दोनों उन दोनों की इस हरकत पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। उन दोनों की हंसने की आवाज़ से उन दोनों की तंद्रा टूटती है और वो दोनों अपने अपने ख्वाबों की दुनिया से हकीकत के धरातल पर वापस आ जाते हैं। रिधिमा शर्म के मारे इधर उधर देखने लगती है तो कबीर भी जेब कर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। कबीर कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और मन ही मन खुद से कहता है, नहीं कबीर नहीं, ये तू क्या कर रहा है? तुझे इस तरह से उसे नहीं देखना है। तेरे दिल में उसके लिए अब कुछ नहीं है। अब तुझे सिर्फ और सिर्फ उसे इग्नोर करना है। तू यहाँ सिर्फ और सिर्फ दादी माँ के कहने पर उसे लेने आया है। तेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए तुझे उससे दूर रहना है। अब तुझे किसी भी नए धोखे में नहीं आना है, सिर्फ उसे इग्नोर कर। इतने में ही रिधिमा अपने उसके पास आती है और उसके बराबर में आकर खड़ी हो जाती है। तो कबीर राजेश जी से कहता है, डैड अब हमें चलना चाहिए। दादी माँ हम लोगों का इंतज़ार कर रही होगी। कबीर की बात सुनकर राजेश जी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। राजेश जी और ममता जी भारी मन से रिधिमा को उसके ससुराल के लिए विदा करते हैं। वह नौकर से कहकर रिधिमा का सारा सामान कबीर की गाड़ी में रखवा देते हैं। साथ में कबीर और कबीर के परिवार वालों के लिए ढेर सारे तोहफे भी उस गाड़ी में रखवा लेते हैं। रिधिमा भी सबसे मिलकर गाड़ी में बैठ जाती है। राजेश जी कबीर के पास आकर उनके दोनों हाथों को अपने हाथों की हथेलियों में लेकर कहते हैं, कबीर बेटा, मैं मानता हूँ रिधि की गलती माफ़ी के काबिल तो नहीं है, लेकिन क्या करूँ? एक बाप होने के नाते अपने बच्चों का घर उजड़ते हुए नहीं देख सकता। अगर हो सके तो बेटा उसे माफ़ करने की कोशिश करना। कबीर झुककर उनके पैर छूता है और कहता है, डोंट वरी पापा, मैं उसका ध्यान रखूँगा। फिर कबीर और रिधिमा दोनों को बाय कर वो वहाँ से कपूर मैंसन के लिए निकल जाते हैं। गाड़ी में खामोशी पसरी हुई थी। कबीर चुपचाप सामने देखते हुए अपनी गाड़ी चला रहा था। अब तक उसने ना तो रिधिमा से कोई बात की थी और ना ही उसकी किसी बात का जवाब दिया था। रिधिमा भी उसकी नाराज़गी समझ रही थी। जब कबीर उससे कुछ नहीं बोला तो उसे देखने लगी। वैसे तो कबीर उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था, पर उसे खुद पर रिधिमा की नज़रें अच्छे से महसूस हो रही थी। जब वह रिधिमा की नज़रों का ताप बर्दाश्त नहीं कर पा सका तो वह परेशान होकर उससे बोला, क्या है रिधिमा, क्यों परेशान कर रही हो? रिधिमा अनजान बनते हुए बोली, मैं परेशान कर रही हूँ, लेकिन मैंने क्या किया है? कबीर ने एक नज़र उस पर डाली और फिर तंजिया लहजे में बोला, तुम कुछ करती ही कहाँ हो? ये कहकर वो उस पर से नज़रें हटाकर सामने रोड की तरफ देखने लगा। रिधिमा उसके सवाल का जवाब ना देकर उस पर एक और सवाल दागते हुए बोली, मिस्टर कपूर, आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? पहले आपको मेरे बोलने से परेशानी थी, अब आपको मेरे इस तरह से देखने में भी कोई परेशानी है? कबीर सामने सड़क की तरफ देखते हुए बोला, सच कड़वा होता है, शायद तुम्हें भी तुम्हारा सच सुनना अच्छा ना लगे। रिधिमा भी उस पर गहरी निगाह डालते हुए कहती है, सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो, लेकिन होता तो सच ही है ना। आप भी मेरा सच कह ही दीजिए। कबीर बिना किसी भाव के कहता है, तो सुनो, मुझे हर उस चीज़ से परेशानी है जो तुम करती हो। इनफैक्ट मुझे तो तुम्हारी मौजूदगी से ही प्रॉब्लम है, समझी तुम? उसका जवाब सुनकर रिधिमा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर वह मुंह बनाकर धीरे धीरे बड़बड़ाती है, तुम तो खुद में ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो मिस्टर कपूर, और एक प्रॉब्लम को कब से प्रॉब्लम होने लगी।
उसे खुद में ही इस तरह बड़बड़ाता देखकर कबीर उससे कहता है, कुछ कहा तुमने? कबीर का सवाल सुनकर वो हड़बड़ाकर कहती है, नहीं नहीं तो कुछ सुना आपने? कबीर, अगर सुना होता तो तुमसे दोबारा नहीं पूछता। रिधिमा उसकी बात सुनकर गहरी सांस लेती है और उसकी तरफ घूम जाती है। वो उसे प्यार से देखते हुए कहती है, अब जब आपको मुझसे और मेरे किए हुए हर काम से परेशानी है तो फिर ठीक है, आप परेशान होते रहिए, मैं अपना काम आराम से करती रहती हूँ। ये कहकर वो अपनी गोद में अपनी दोनों कोहनियों को टिका देती है और अपनी हथेलियों पर अपना चेहरा टिकाकर उसे एकटक देखने लगती है। रिधिमा की यह हरकत उसे बेचैन कर रही थी, साथ ही साथ उसे उसकी बातों पर प्यार भी आ रहा था। वह उसे कुछ कहने वाला ही होता है, लेकिन फिर रुक जाता है और खुद से कहता है, नहीं कबीर नहीं, इस बार नहीं। तुझे इसके मासूम से चेहरे पर नहीं जाना है, तुझे इसकी किसी भी बात का जवाब प्यार से नहीं देना, इनफैक्ट इसकी किसी भी बात का जवाब ही नहीं देना है, और ना ही इसकी किसी भी बात पर मुस्कुराना है। तुझे इसे खुद से दूर रखना होगा। खुद से दूर रखने के लिए तुझे इसके साथ बेरुखी से पेश आना ही होगा। कबीर उसकी इस हरकत पर कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप ड्राइविंग करता रहता है। थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी कपूर मैंसन के आगे रुकती है। वह अपनी गाड़ी को पहले अंदर लाता है और फिर रिधिमा को वहीं गाड़ी में बैठा छोड़कर खुद की तरफ दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर जाने लगता है। रिधिमा जो कि गाड़ी में ही बैठी होती है, कबीर को इस तरह जाता देख वह गाड़ी में बैठे हुए ही आवाज़ लगाती है, ओ हेलो मिस्टर कपूर, कहाँ चल दिए? तुम मुझे इस तरह यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। आफ्टर ऑल मैं अभी भी तुम्हारी बीबी हूँ। यह कहते हुए उसने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और गाड़ी से निकलकर बाहर कबीर की तरफ जाने लगी। रिधिमा कबीर की तरफ तेज चलकर जाने लगी कि जल्दबाजी की वजह से उसका पैर उसकी साड़ी में अटक गया और वह जमीन पर गिर गए। उसके मुंह से जोर से चीख निकली। रिधिमा दर्द में तड़पते हुए जोर से चीखी, उई माँ मर गई, मेरा पैर, कितनी जोर की लग गई मुझे। रिधिमा के चीखने की आवाज़ सुनकर कबीर पलटा और उसने देखा कि रिधिमा तो अपना पैर पकड़कर जमीन पर बैठी हुई है। उसे इस तरह बैठा देखकर वह मन ही मन बोला, हे भगवान, यह लड़की कुछ नहीं हो सकता इसका, बिल्कुल पागल है ये। कबीर रिधिमा के पास गया और उसके सामने घुटनों के बल बैठकर बोला, किसने कहा था तुमने इस तरह दौड़ लगाने को? गिर गई ना, लग गई ना चोट? कबीर की डांट सुनकर रिधिमा शिकायती लहजे में बोली, कबीर, एक तो मेरे चोट लग गई, ऊपर से तुम मुझे ही डांट रहे हो, बहुत बुरे हो तुम। रिधिमा को शिकायत करता देखकर कबीर खड़ा हुआ और बोला, तुम्हारा यहाँ से उठने का इरादा है या नहीं, या फिर सारा दिन यहीं बैठे रहने का है? कबीर की बात सुनकर रिधिमा ने मुंह बना लिया तो इस तरह मुंह बनाता देखकर कबीर बोला, ये छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाना बंद करो रिधिमा। कबीर की बात सुनकर रिधिमा को बहुत बुरा लगा। कबीर ने एक बार फिर रिधिमा को खड़ा करने में उसकी मदद नहीं की तो वह खुद खड़े होने की कोशिश करने लगी। बड़ी मुश्किल से वह जैसे तैसे खड़ी हुई, लेकिन जैसे ही उसने चलने के लिए अपना एक कदम आगे वह बढ़ाया और जोर से चीखी, ओह मेरा पैर, कबीर मुझसे नहीं चला जा रहा, मेरे पैर में सच में बहुत दर्द है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। कबीर उसके कदमों में बैठ गया और पैर को पकड़कर बोला, एक मिनट रुको, देखने दो मुझे क्या हुआ है। रिधिमा अपने पैर पर उसका हाथ हटाते हुए कहती है, नहीं कबीर, प्लीज़ हाथ मत लगाओ, बहुत दर्द हो रहा है। कबीर उसे घूरते हुए, मैंने कहा ना, मुझे दिखाओ, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। रिधिमा अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। कबीर उसके तरफ देखते हुए प्यार से बोला, मेरी तरफ देखो रिधिमा। कबीर के इतना प्यार से बोलने पर रिधिमा ने अपनी आंखें खोली और एक टक उसकी आंखों में देखने लगी। कबीर ने झट से रिधिमा की एड़ी पकड़ी और उसे झटके से घुमा दिया। रिधिमा के मुंह से जोर की चीख निकली और वो जोर जोर से रोने लगी। कबीर, रोना बंद करो रिधिमा, तुम्हारा पैर ठीक हो गया है। रिधिमा अपने पैर को सहलाते हुए बोली, क्या हो गया? तुमने तो मेरा पैर तोड़ ही दिया। कबीर, नहीं तोड़ दिया मैडम, प्लीज़, जोड़ दिया है, बल्कि जोड़ दिया है, तुम्हारा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। एक बार खड़े होकर देखो, फिर कुछ कहना। रिधिमा हैरान होते हुए बोली, सच में हो गया? कबीर उसे सहारे से खड़े करते हुए बोला, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, तुम कल से अच्छे से चल सकती हो। रिधिमा ने चलने की कोशिश की, लेकिन मैं अभी भी ठीक से नहीं चल पा रही थी, इसलिए कबीर ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कबीर के इस तरह अचानक गोद में ले लेने से रिधिमा के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने मुस्कुराकर अपनी दोनों बाहें कबीर के गले में डाल दी। कबीर अपने चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन लाते हुए बोला, देखो रिधिमा, मैं तुम्हें घर ले आया हूँ, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। हमें दादी माँ और दादाजी के सामने बिल्कुल नॉर्मल कपल की तरह ही रहना है।
लेकिन इससे ज़्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। जब भी हमारे आसपास वह लोग नहीं होंगे तो मुझसे दूर ही रहना, समझी तुम? कबीर की बात सुनने पर भी रिद्धिमा ने कोई जवाब नहीं दिया तो कबीर दोबारा से बोला, मैंने कुछ कहा है तुमसे? रिद्धिमा उसकी बातों से इरिटेट होते हुए बोली, बहरी नहीं हूँ मैं, सब सुनाई देता है मुझे। मैंने तुम्हारी बात को सुन भी लिया और समझ भी लिया है। कबीर ने आगे बढ़कर डोरबेल बजाई तो कुणाल ने दरवाज़ा खोला। उन दोनों को इस तरह देखकर कुणाल तो हैरान रह गया। उसने खुश होकर जोर से सीटी बजा दी और बोला, क्या बात है भाई, लगता है भाभी से इतने दिन की दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है आपसे, तभी तो आप भाभी को गोद में उठा लाए। वाह भाई, रोमांटिक। कबीर उन दोनों को घूरते हुए बोला, रोमांटिक माई फुट, वो तो तुम्हारी सो कोल्ड भाभी बाहर गिर गई थी और इसे चला नहीं जा रहा था, इसलिए मैं इसे गोद में उठा लाया हूँ। और अब तुम्हारे सवाल जवाब ख़त्म हो गए हो तो मुझे अंदर आने दो, मेरे हाथ दुख रहे इसे उठाए उठाई। कबीर की बात सुनकर कुणाल मुंह दबाकर हंसने लगता है और रिधिमा उसे घूरते हुए कहती है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है मिस्टर कपूर? तुम इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हो कि मैं बहुत भारी हूँ? कबीर तिरछी मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने कब कहा कि तुम भारी हो? मैं तो यह कह रहा हूँ कि मेरे हाथ दुख गए हैं। रिधिमा उसे घूरती रहती है, लेकिन कबीर उसे पूरी तरह इग्नोर करके घर के अंदर आने लगता है। तभी उन दोनों के कान में दादी माँ की आवाज़ आती है, कबीर वहीं रुक जाओ। कबीर अब और ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब दादी माँ को क्या हुआ और वो अब कौन सा नया बम फोड़ने वाली है। दादी माँ अपने साथ आरती का थाल लिए हुई आती है और कहती है, पहले मुझे तुम दोनों की आरती तो कर लेने दो। कबीर, दादी माँ इस सब की क्या ज़रूरत थी? दादी माँ, कबीर ज़रूरत थी बेटा। कबीर, तो जो करना है जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि यह मेरे हाथों से ही छूट जाए। दादी माँ कबीर को डांटते हुए कहती है, बस करो कबीर, मेरी बहू को परेशान करना बंद करो, वो इतनी भी भारी नहीं है, समझे तुम? पहले मुझे इसकी नज़र उतार लेने दो, तब उसे अंदर लेकर आना। उसके बाद दादी माँ ने उन दोनों की आरती की और फिर नज़र उतारने के बाद उन दोनों को अंदर आने के लिए कहा। कबीर ने रिधिमा को लाकर सोफे पर बिठा दिया और बोला, दादी माँ, मैंने आपकी बहू को आपके पास ला दिया है, अब आपको इससे जितनी भी बातें करनी है कर लीजिए। मैं अपने रूम में रेस्ट करने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ी देर मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। यह कहकर वह सीढ़ियों से ऊपर चला गया। दादी माँ रिधिमा के पास बैठकर बोली, क्या हुआ बेटा, ये कबीर तुम्हें गोद में क्यों उठाए हुए था? रिधिमा, दादी माँ छोड़िए ना, कुछ ज़्यादा नहीं, वह तो बस मेरा पैर साड़ी में उलझ गया था, मैं गिर गई और मेरा पैर मुड़ गया। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हल्का सा दर्द है, कल तक ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। दादी माँ एक बार फिर रिद्धिमा के पैर को देखती है जिस पर हल्की सी सूजन आ गई थी, तो नौकर को आवाज़ लगाकर आइस पैक मंगवाती है। कुणाल भी रिद्धिमा के पास बैठ गया और उसके कान में धीरे से बोला, मैंने आपसे कहा था ना भाभी, भाई आपको ज़रूर लेने आएंगे। रिद्धिमा भी मुस्कुराते हुए बोली, अब समझ आया कि कॉलेज में मैं नैना और शिवन्या यह क्यों कह रही थी कि मेरे लिए घर पर सरप्राइज़ इंतज़ार कर रहा है। इतने में ही नौकर आई पैक लेकर आया और रिधिमा अपने पैर की सिकाई करने लगी, जिससे उसे काफ़ी आराम महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद दादी माँ, दादाजी और कुणाल से बात करने के बाद रिधिमा अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर रिधिमा ने दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। थोड़ी देर वो दरवाजे के बाहर ही खड़ी रही, लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली और वह कमरे के अंदर आई तो देखा कि कबीर तो बेड पर आराम से फैलकर सो रहा है। उसने कपड़े भी नहीं बदले थे और ना ही अपने शूज उतारे थे। रिधिमा उसके पास आती है और उसके शूज उतार कर उसे ब्लैंकेट उठाती है और फिर एसी का टेम्परेचर सेट कर देती है। कबीर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए हुए सुकून से गहरी नींद में सो रहा था। वह थोड़ी देर तो यूं ही उसका चेहरा देखती रही, फिर वहाँ से जाने लगी, लेकिन ना जाने क्यों वो उसके पास बैठ गई और उसके चेहरे को निहारने लगी। धीरे धीरे उसके हाथ कबीर के बालों में चले गए और वह उसके बालों को सहलाते हुए उसने धीरे से बोली, आई एम सॉरी कबीर, मुझे नहीं पता था कि मैं जो कुछ कर रही हूँ वह इतनी बड़ी गलती साबित होगा। पता नहीं तुम मुझे माफ़ करोगे या नहीं, लेकिन मैंने भी यह फैसला लिया है, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देते तब तक मैं तुमसे माफ़ी मांगती रहूँगी। यह कहकर वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी कबीर ने नींद में ही उसका हाथ पकड़ लिया और अपने गाल के नीचे लगाकर धीरे से बोला, प्लीज़ रिधिमा मत जाओ, यहीं रहो मेरे पास। कबीर के शब्द सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना हाथ खींचने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन कबीर की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह अपना हाथ नहीं निकाल पाई। जब वो थक गई तो उसने गहरी सांस ली और उसी के पास बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कबीर की गुस्से भरी तेज आवाज़ सुनते ही
रिद्धिमा की आंख एक झटके के साथ खुल गई। उसे जगा हुआ देखकर कबीर दोबारा से चिल्लाया, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे दूर रहना, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिद्धिमा को कबीर की बात का बुरा तो लगा, लेकिन फिर वह अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए बोली, मिस्टर कपूर, मुझे कुछ भी कहने से पहले एक बार खुद के गिरेबान में झाँक लो। पहले आँख खोलकर देख तो लो कि कौन किसके करीब है, किसने किसका हाथ पकड़ा है। यह सुनते ही कबीर ने रिद्धिमा के हाथ की तरफ देखा तो उसने झटके से उसका हाथ छोड़ दिया। फिर इधर उधर देखते हुए बोला, वो मैं। रिद्धिमा उसे हल्की सी नाराज़गी दिखाते हुए बोली, मुझे आपकी किसी भी सफाई की कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर कपूर। यह कहते हुए वह बेड से उतर गई। कबीर उससे कुछ कहता उससे पहले ही दरवाजे पर दस्तक हुई तो रिद्धिमा ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने नौकर खड़ा था जो उन दोनों को डिनर के लिए बुलाने आया था। रिद्धिमा कबीर को देखते हुए फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली जाती है, फिर अपना मुंह धोकर बाहर आई। वह दोनों एक साथ ही डिनर के लिए अपने रूम से निकले। रिद्धिमा को चलने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, इसलिए कबीर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सहारा देकर चलने में मदद करने लगा। यह देखकर रिद्धिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह उसका हाथ पकड़ते हुए ही सीढ़ियों से नीचे उतर आई। कबीर ने लाकर सहारे से उसे कुर्सी पर बिठाया और खुद उसके बराबर की कुर्सी पर बैठ गया। सब लोग बैठकर आराम से खाना खा रहे थे कि तभी कुणाल बोला, दादी माँ, कितने टाइम से हम लोग साथ में कहीं नहीं गए, तो क्यों ना हम लोग सब लोग कहीं पिकनिक के लिए चले। वो लोग आगे कोई और बात करते उससे पहले ही कबीर बोला, मुझे ऑफिस में बहुत सारा काम है, इसलिए मैं नहीं जा पाऊँगा। अगर आप लोगों को जाना है तो जाइए। कबीर की बात सुनकर दादाजी के माथे पर सिलवटें पड़ गई। वह कबीर पर नाराज़ होते हुए बोले, आखिर इतना भी काम के पीछे क्या भागना, पागल होना कबीर, जो ज़िंदगी में परिवार की कोई अहमियत ही ना रहे। मैं कपूर इंडस्ट्री का CEO होने के नाते तुम्हें 2 दिन की छुट्टी दे रहा हूँ। कबीर को डांट पड़ती है देकर रिद्धिमा और कुणाल मुंह नीचे करके हंसने लगते हैं। कबीर ने छुट्टी लेने से मना करने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन दादाजी, अभी अभी नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और मुझे उस पर बहुत काम करना है। दादी माँ उसे चुप कराते हुए बोली, कबीर, कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब जा रहे हैं और यह फाइनल है, समझे तुम। अब कबीर के पास कुछ कहने सुनने का बचा ही नहीं था, इसलिए वह चुप हो गया। रिद्धिमा एक्साइटेड होते हुए बोली, लेकिन दादी माँ, हम जाएंगे कहाँ? कुणाल झट से बोला, दादी माँ, क्यों ना हम अपने लोन वाले फार्म हाउस पर चले। दादाजी कुणाल की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, यही ठीक रहेगा, हम अपने फार्म हाउस ही चलेंगे। कितना टाइम हो गया है हम सबको साथ में वहाँ गए हुए। दादी माँ रिद्धिमा को देखते हुए बोली, मैं रिद्धिमा के मम्मी पापा को भी फ़ोन करके बुला लेती हूँ, वह भी हमारे साथ चलेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। उनकी बात सुनकर रिद्धिमा भी मुस्कुरा दी। फिर कुणाल धीरे से दादी माँ के कान में बोला, दादी माँ। दादी माँ भी कुणाल के कान में धीरे से फुसफुसाई, ये वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है कुणाल, मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। चिंता मत करो, मैं शिवन्या को भी बुला लूँगी। अब वो इस घर की होने वाली छोटी बहू है तो उसे बुलाना तो पड़ेगा ही ना। यह सुनकर कुणाल हल्का सा मुस्कुरा दिया। कबीर, तो ठीक है, अगर सब जाना ही चाहते हैं तो मैं वहाँ काका को फ़ोन कर दूँगा और वह फार्म हाउस सब हम लोगों के लिए रेडी कर देंगे। लेकिन हम कल नहीं जाएंगे, परसों चलते हैं, ताकि मैं कल अपना काम निपटा सकूं। दादाजी और दादी माँ एक साथ, तो ठीक है, परसों का दिन तय रहा। सब लोग अपनी अपनी पैकिंग कर लेना। रात को बेडरूम को रिद्धिमा नाइटी पहनकर वॉशरूम से बाहर निकली तो उसने देखा कि कबीर बेड के बीचों बीच तकियों से एक दीवार बना रहा था। उसे यह सब करता देख रिद्धिमा नासमझी में उससे बोली, यह तुम क्या कर रहे हो कबीर? कबीर, मैं तुम्हें किसी भी बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। अगर तुम्हें यहाँ सोना है तो चुपचाप आकर सो जाओ, लेकिन खबरदार जो नींद में भी मेरे करीब आने की कोशिश की तो। ये सुनकर कबीर अपनी साइड पर जाकर रिद्धिमा की तरफ पीठ करके लेट गया। कबीर के बर्ताव से रिद्धिमा आज कई बार हर्ट हो चुकी थी। एक तो उसके दिल में अपनी की हुई गलती के लिए पहले ही बहुत ज़्यादा गिल्ट भरा हुआ था और दूसरा कबीर का बुरा बर्ताव उसे तोड़ने के लिए काफ़ी था, लेकिन वो फिर भी टूटना नहीं चाहती थी। कबीर के दिए हुए दुख को हर हद तक बर्दाश्त करने को तैयार थी। उसे मनाने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार थी। वो इस रिश्ते को बचाने की हर संभव कोशिश करना चाहती थी ताकि उसे जीवन में इस बात का रिग्रेट ना रहे कि उसने अपने रिश्ते को बचाने की कोई कोशिश ही नहीं की।
सब सोचकर रिद्धिमा गहरी सांस लेकर अपनी साइड पर आकर लेटते हुए, ओके फाइन मिस्टर खड़ूस, गुड नाइट। कबीर, जब तक तुम यहाँ हो कुछ भी गुड नहीं हो सकता। कबीर की बात सुनकर रिद्धिमा के दिल में एक बार फिर से कुछ टूटा और वो आंसू जिन्हें वो सुबह से अपनी आंखों में रोके हुई थी, वो उसके सब्र का बांध तोड़कर बह निकले। अगली सुबह रिद्धिमा की आंख खुली तो उसने खुद को जकड़ा हुआ सा महसूस किया। कबीर ने कसकर उसे अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। कबीर का चेहरा रिद्धिमा के बालों से ढका हुआ था और रिद्धिमा का चेहरा उसकी गर्दन पर था। रिद्धिमा ने हल्का सा अपने सिर को उठाया और धीरे से प्यार से उसके माथों को चूमा। तभी कबीर ने अपनी आंखें खोली और उसे धक्का देकर खुद से दूर करते हुए बोला, तुम्हें एक बार में कोई बात समझ नहीं आती। मैंने कहा था ना, मुझसे दूर रहना, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। लेकिन फिर भी कबीर को अचानक से इस तरह चिल्लाता देखकर रिद्धिमा सहम गई। वो अपने मन में सोचने लगी, ये अचानक से कबीर को क्या हो गया। फिर उससे बोली, मैंने कुछ नहीं किया। वो उसे लगभग घुटते हुए वॉशरूम की तरफ जाता हुआ बोला, तुम्हें सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम जो भी बोलोगी वो झूठ ही होगा। आखिर सच तो तुम्हारी लाइफ में एडजस्ट नहीं होता। सुबह सुबह कबीर के इस तरह बर्ताव से वो दुखी हो गई। वो समझ चुकी थी कि ये सब इतना आसान नहीं होने वाला जितना कि उसने सोचा था। कदम कदम पर कबीर के ऐसे ही बर्ताव से सामना करना होगा और शांत भी रहना होगा, तभी जाकर शायद सब कुछ ठीक हो जाए। वह वहीं पर बैठे बैठे सोचने लगी कि कबीर को यह क्या हो गया। दो कबीर ही तो था, वो कबीर ही तो था जिसने मुझे खुद के इतने करीब किया हुआ था और फिर खुद पर ही मुझ पर चिल्लाकर चला गया। इसमें मेरी गलती कहाँ थी। फिर एक गहरी सांस लेकर खुद से ही बोली, मेरी ही तो गलती थी, सारी गलती ही मेरी थी। फिर बेड को ठीक करके उसने कबीर के ऑफिस जाने वाले उसके कपड़े, उसकी घड़ी, उसका पर्स, उसकी टाई और उसकी ज़रूरत का सारा सामान निकालकर बेड पर रख दिया और अपने नाइट सूट में ही किचन के लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाने के लिए चली गई। ये सब तो उसके लिए उसके रूटीन का काम था, जो वो पहले भी करती थी। बस वह पहले किसी और मकसद से करती थी और अब वह सब करने के पीछे की वजह कुछ और थी। उसने पहले दादी माँ और दादू के लिए चाय बनाई और मीना के हाथ उनके कमरे में भिजवा दी। फिर कुणाल के लिए सिंपल कॉफ़ी बनाकर वो भी कुणाल के कमरे में भिजवा दी और कबीर के लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाकर एक ट्रे में रखकर उसने अपने रूम की तरफ चल दी। वह अपने कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि कबीर नहा तो चुका था, लेकिन वह अपने कबड़ में से अपने कपड़े निकाल रहा है। उसे इस तरह कपड़े निकालता देखकर रिद्धिमा उससे बोली, कबीर तुम यह क्या कर रहे हो। मैंने तुम्हारे कपड़े और सामान निकाल कर यहाँ रख दिया है। कबीर बेरुखी से बोला, मैंने तो तुमसे नहीं कहा था मेरा काम करने के लिए रिद्धिमा। लेकिन कबीर, मैं यह सब पहले भी तो करती थी, तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कबीर, पहले जैसा यहाँ कुछ नहीं है रिद्धिमा, ना तुम ना मैं और ना ही हमारा रिश्ता। पहले मैं और अब में बहुत फ़र्क है और हाँ, आगे से मेरे किसी भी काम को हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। यह सुनकर रिद्धिमा ने एक गहरी सांस भरी और कॉफ़ी लेकर उसके पास जाकर उसे बोली, तुम्हारी ब्लैक कॉफ़ी नहीं चाहिए। यह कहकर कबीर ने रिद्धिमा का हाथ जोर से झटका और वह जल्दी से रूम से बाहर निकल गया। उसने तो ये भी नहीं देखा कि हाथ झटकने की वजह से सारी गरम गरम कॉफ़ी रिद्धिमा के हाथ पर गिर गई थी। कबीर के जाते ही रिद्धिमा की आंखों से आंसू झरझर बहने निकले। अब ये आंसू जलन की वजह से थे या फिर कबीर के ऐसे बर्ताव की वजह से, ये तो रिद्धिमा को भी नहीं समझ आ रहा था। उसने जल्दी से कॉफ़ी का मग साइड में रखा और बाथरूम में चली गई। वहां जाकर वो उस बेसिन में नल के नीचे अपना हाथ किया और उस पर पानी डालने लगी। मन ही मन बोली, नहीं, तुझे रोना नहीं है रिद्धिमा, अभी तो हार मान जाएगी तो कैसे चलेगा। अभी तो ना जाने कितने और पड़ाव पार करने हैं तुझे कबीर की माफ़ी के लिए। लेकिन सच में जलन बहुत ज़्यादा हो रही थी। रिद्धिमा का पूरा हाथ जल चुका था, बुरी तरह लाल हो गया था। रिद्धिमा ने फटाफट से शावर किया और एक सूट पहना, फिर पूरी तरह तैयार होकर नीचे आई। उसने ना तो अपने हाथ पर कोई दवाई लगाई, ना ही पट्टी ही बांधी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी किसी का भी ध्यान उसकी चोट पर जाए। सीढ़ियों से उतरती हुई उसकी नज़र कबीर पर गई, जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर बड़े आराम से अपना नाश्ता कर रहा था। कुणाल रिद्धिमा को देखकर, गुड मॉर्निंग भाभी। रिद्धिमा ने प्यार से उसका जवाब, गुड मॉर्निंग कुणाल। रिद्धिमा को देखते ही दादी माँ उससे बोली, अरे रिद्धिमा बेटा, आपने कितनी देर लगा दी, नाश्ता ठंडा हो रहा है, आओ जल्दी आओ, तुम ही बाकी हो, सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। मैंने मीना को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था, लेकिन शायद तुम बाथरूम में थी। रिद्धिमा, जी दादी माँ, ये कहकर रिद्धिमा ने दादी माँ और दादू के पैर छुए और बोली, गुड मॉर्निंग दादी माँ, गुड मॉर्निंग दादू।
दादाजी उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, गुड मॉर्निंग बच्चे, हमेशा खुश रहो। दादी माँ, गुड मॉर्निंग रिधिमा बेटा, तुम्हारी और मेरे कबीर की जोड़ी हमेशा बनी रहे और जल्दी से जूनियर कबीर और जूनियर रिधिमा हमारे घर में आए। यह सुनकर कबीर के हाथ नाश्ता करते करते रुक गए और उसने एक नज़र रिधिमा की तरफ देखा। रिधिमा भी उसे देख रही थी। जब एक दूसरे की उनकी नज़रें टकराई तो दोनों ने एक दूसरे पर से जल्दी ही अपनी नज़रें हटा ली। रिधिमा ने जैसे ही नाश्ता अपनी प्लेट में रखने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी दादी माँ की नज़र उसके हाथ पर गई और बोली, रिधिमा बेटा, ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? रिधिमा अपने दूसरे हाथ से उस हाथ को छुपाते हुए बोली, कुछ नहीं दादी माँ, कुछ खास नहीं, बस हल्का सा जल गया है। दादी माँ उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, जल गया? लेकिन कैसे? ऐसा क्या कर रही थी तुम? मैंने कितनी बार तुम्हें किचन में काम करने के लिए मना किया है, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मानती ही कहाँ हो। रिधिमा, नहीं दादी माँ, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा हाथ किचन में नहीं जला। फिर कबीर की तरफ देखते हुए बोली, बस थोड़ी सी कॉफ़ी गिर गई थी और आप चिंता मत करो, ज़्यादा जलन नहीं हो रही, बस हल्की सी है। रिधिमा के मुंह से जैसे ही यह शब्द निकले, कबीर की नज़र उस पर टिक गई, जो पहले से ही उसे देख रही थी, लेकिन वो अब भी कुछ नहीं बोला। दादी माँ के चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए और वो उसके हाथ को फूंक मारते हुए बोली, तुम इसे थोड़ा सा कह रही हो? थोड़ा सा नहीं है बेटा, बहुत ज़्यादा जल गया है, सच बताओ, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है ना? कबीर रिधिमा कबीर से अपनी नज़र हटाते हुए बोली, दादी माँ, आपकी बहू इतनी कमज़ोर नहीं है जो इन छोटी छोटी चोटों से डर जाए। इतना सा दर्द तो वह आसानी से बर्दाश्त कर सकती है। कबीर को अपनी गलती का पता चल चुका था। उसके लिए अब वहाँ एक पल भी बैठना मुश्किल हो रहा था। वह अपना नाश्ते की प्लेट छोड़कर उठ गया और बोला, मेरा हो गया दादी माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। दादी माँ, अरे कबीर, ऐसे कैसे हो गया? बेटा, अभी तुमने खाया ही क्या है? कबीर, दादी माँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, जितनी भूख थी उतना मैंने खा लिया, अब मुझे लेट हो जाएगा इसलिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ। दादाजी, अरे कबीर, हमारा नाश्ता भी होने दो, मैं और कुणाल भी तो ऑफिस जाएंगे, तो हम सब साथ ही चलते हैं। कबीर, सॉरी दादाजी, मेरी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है और मैं लेट हो जाऊँगा, आप और कुणाल एक साथ आ जाना, और लेकिन अभी मुझे जाने दीजिए। यह कहकर उसने अपना कोट उठाया और जल्दी से वहाँ से निकल गया। कबीर को इतनी जल्दबाजी में ऑफिस जाता देखकर रिधिमा अपने मन में बोली, कबीर, तुम चाहे कितना भी जता लो कि तुम्हें मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सच तो यह है कि तुझे मुझसे फ़र्क पड़ता है। मेरे दर्द से, मेरी तकलीफ़ से, सबसे तुम्हें फ़र्क पड़ता है। कबीर के जाने के थोड़ी देर बाद दादू और कुणाल भी ऑफिस के लिए निकल गए। फिर रिधिमा भी अपने कॉलेज के लिए तैयार होकर आई और दादी जी से बोली, दादी माँ, मैं भी कॉलेज के लिए निकल रही हूँ, जल्दी ही आने की कोशिश करूँगी। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी पढ़ाई भी ज़रूरी है, जल्दी आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं तो अपनी एक फ्रेंड से मिलने जा रही थी, आज उसका बेटा और बहू लंदन से आए हैं, इसलिए उसने मुझे बुलाया है। मुझे भी आने में लेट हो जाएगा, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो और अपनी पढ़ाई आराम से करो। दादी माँ की यह कहने पर रिधिमा मुस्कुराई और उसके गले लगकर फिर कॉलेज के लिए निकल गई। इधर कबीर अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा हुआ अपनी सोच में ही गुम था। उसके दिमाग में अभी भी रिधिमा और उसके हाथ में लगी चोट ही चल रही थी। कबीर को रिधिमा के हाथ में चोट लगने की वजह से बुरा तो लग रहा था, लेकिन अब भी उसका दिमाग उसे यही याद दिला रहा था कि उसे रिधिमा के साथ इसी तरह रूडली बिहेव करना होगा और उसकी परवाह भी नहीं करनी होगी, जिससे कि वो आसानी से इस शादी से निकल पाए और अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर सके। आज कॉलेज में रिधिमा के लास्ट के 2 लेक्चर फ्री थे। पहले तो वह थोड़ी देर लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए चली गई, लेकिन जब उसका मन वहाँ भी नहीं लगा तो वह घर जल्दी आ गई। 2 लेक्चर कम थे, फिर भी आज का दिन उसके लिए बहुत हैट्रिक था। दूसरा, उसके हाथ में बहुत जलन हो रही थी। वह कॉलेज से आते ही अपना बेड साइड में रखकर लिविंग रूम में पड़े हुए सोफे पर बैठ गई। रिधिमा, मीना, एक गिलास पानी दे दो प्लीज़। जी भाभी, अभी लाई, अंदर से मीना की आवाज़ आई। रिधिमा ने पानी पिया और गिलास वापस मीना को दे दिया। तभी पीछे से दादी की आवाज़ आई, मेरा बच्चा कॉलेज से आ गया? ये कहते हुए दादी माँ उसके पास आकर बैठ गई। रिधिमा उन्हें देखकर सीधा बैठते हुए बोली, जी दादी माँ, आप आज का दिन कैसा रहा? कैसा लगा आपकी फ्रेंड से मिलकर? दादी माँ, मेरा दिन तो बहुत बढ़िया रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हारा दिन कुछ खास नहीं रहा, कुछ ज़्यादा ही थकी हुई लग रही हो। रिधिमा, ओ दादी माँ, आज वैसे तो 2 लेक्चर कम थे, लेकिन आज मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। दादी माँ, जाओ, जाकर नहा लो, नहाने के बाद तुम्हें कुछ फ्रेश लगेगा, फिर हम दोनों साथ में बैठकर चाय पियेंगे। रिधिमा, यह सही आइडिया है दादी माँ। मैं जल्दी से फ्रेश होकर आई, फिर मैं आपके और अपने लिए बढ़िया सी चाय बनाती हूँ।
दादी माँ, अरे नहीं बेटा, तुम मुझे पुराने ज़माने की खड़ूस दादी माँ मत समझो। तुम्हारी सास नहीं, मैं तो मुझे अपनी सास जैसा ही समझो, और सास भी तो माँ जैसी होती है। मेरी कोई बेटी नहीं थी तो तुम ही मेरी बेटी हो। अब एक माँ अपनी एक बेटी के लिए इतना तो कर ही सकती है। अब जाओ, तुम जल्दी से ना कराओ, मैं तुम्हें अपने हाथ की बढ़िया सी चाय पिलाती हूँ, जिसे पीकर तुम अपनी सारी थकान एक पल में भूल जाओगी। और हाँ, आज तुम लंच लेकर भी नहीं गई थी तो तुम्हारे लिए खाना गर्म करवा देती हूँ। रिद्धिमा दादी माँ के गले लगकर बोली, आप बहुत अच्छे हो दादी माँ, और खाना गर्म करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैंने कैंटीन में कुछ खा लिया था, इसलिए भूख नहीं लगी है। यह कहकर रिद्धिमा अपने कमरे में चली गई। जाते ही सीधा बाथरूम में घुस गई। वो शावर के नीचे खड़ी होकर अपनी सारी थकान मिटाने लगी। इधर ऑफिस में भी आज कबीर की आगे की मीटिंग कैंसिल हो गई थी। वो तीनों जल्द ही ऑफिस से घर निकल आए, लेकिन कुणाल को आइसक्रीम खानी थी तो वह दादू को अपने साथ ले गया और कबीर अकेला ही घर आ गया। कबीर ने घर के अंदर आते ही दादी माँ को देखा, जो लिविंग रूम में सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। वो उसके पास आया और उसके गले लग गया। उसे जल्दी आया देखकर दादी माँ बोली, कबीर तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? कबीर, वो दादी माँ, आज हमारी मीटिंग कैंसिल हो गई थी और ऑफिस में भी ज़्यादा काम नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज की शाम आपके साथ बिताई जाए। दादी माँ, हाँ हाँ क्यों नहीं, सब समझती हूँ मैं कि शाम किसके साथ बितानी है तुझे, और तू किसके लिए ऑफिस से जल्दी आया है। कबीर, दादी माँ ऐसी कोई बात नहीं है, अब हर बात को रिद्धिमा की तरफ ही क्यों ले जाते हो? दादी माँ मुस्कुराते हुए, मैंने तो रिद्धिमा का नाम भी नहीं लिया, तूने ही लिया है। कबीर फ्रस्ट्रेट होते हुए, दादी माँ प्लीज़। दादी माँ, ठीक है, अब और कुछ नहीं कह रही, जाकर फ्रेश हो जा। कबीर वहाँ से उठकर और अपने कमरे की तरफ चल दिया। इधर कबीर के कमरे में रिद्धिमा ने नहाने के बाद अपने कपड़े लेने के लिए हैंगर की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने देखा कि वहाँ तो उसके कपड़े हैं ही नहीं। वह जो जल्दबाजी में अपने कपड़े ही ले जाना भूल गए, तो वह अपने मन में बोली, ओह शिट, यह क्या हो गया, मैं तो अपने कपड़े ही लाना भूल गई। अब मैं बाहर कैसे जाऊँ, क्या करूँ क्या करूँ? ऐसा करती हूँ, ये टावल लपेट कर ही बाहर चली जाती हूँ। कौन सा कबीर अभी इतनी जल्दी आने वाला है, और जब उसे पता है कि मैं घर में हूँ तो वह तो जानबूझकर और भी लेट आएगा। सोचकर रिद्धिमा ने वो टावल उठाया और उसने अपने चारों ओर लपेटकर बाथरूम से बाहर निकल अपने कमरे में आ गई और अपने कबर्ड को खोलकर अपने कपड़े निकालने लगी कि तभी उसे दरवाजे के लॉक होने की आवाज़ आई। उसने जैसे ही अपने पीछे मुड़कर देखा तो कबीर को अपने सामने देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और बहुत ज़ोर से चिल्लाई, कबीर तुम। रिद्धिमा के ज़ोर से चिल्लाते ही कबीर भागकर उसके पास आया और उसके मुंह पर हाथ रखकर बोला, पागल हो गई हो क्या, जो इतनी तेज चिल्ला रही हो? क्या चाहती हो कि अब बाकी के घर वाले भी तुम्हें ऐसी हालत में देखें? रिद्धिमा ने जल्दी से अपनी गर्दन में हिलाकर उसे इनकार किया। कबीर का एक हाथ रिद्धिमा की कमर पर था और दूसरा उसके मुंह पर। रिद्धिमा तो इतनी करीबी से ही सब कुछ भूल चुकी थी कि कबीर भी उसके चेहरे को ही देखे जा रहा था। पानी की बूंदें उसके बालों से टपक कर उसके गोरे बदन पर आ रही थी, जो कबीर को मदहोश करने के लिए काफ़ी थी। रिद्धिमा का भीगा बदन, उसके बदन से उठती खुशबू, कबीर तो रिद्धिमा में खोता जा रहा था। तो दोस्तों, आज का पार्ट हम यही ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखना। धन्यवाद दोस्तों।